दोस्तों, लोकतंत्र के लिए एक बात कही जाती है कि इसमें बहुत सी कमियां हो सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और इससे बेहतर विकल्प दुनिया दे नहीं पाई है लोकतंत्र के अलावा। और लोकतंत्र की खासियत यह है दोस्तों कि इसमें सबकी जिम्मेदारियां बटी हुई हैं। विधायिका की जिम्मेदारी है, कार्यपालिका की जिम्मेदारी है और न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। खास तौर पर दोस्तों ये माना जाता है कि जब विधायिका और कार्यपालिका अपनी जिम्मेदारी निभाने में चूक जाते हैं, तब न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी यानी कि हमारी अदालतें, हमारे जजेस सामने आते हैं और देश को एक राह दिखाते हैं। हमारे आज़ाद भारत के इतिहास में कई ऐसे वाक्य हुए जब जुडिशरी ने देश को एक बार फिर से संविधान का रास्ता दिखाया और हम उस रास्ते पर आगे चल ही रहे हैं। और एक बार फिर से वैसी ही तस्वीर देखने को मिली दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दो अलग अलग मामलों में एक ऐसा संदेश निकला है जो ना केवल हमें एक बार फिर से हमारे अंदर लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति ऊर्जा से भरता है, सम्मान से भरता है, एक उम्मीद से भरता है, बल्कि बीजेपी के पूरे एजेंडे को ध्वस्त करता है। दोनों ही खबरें हमारे बीच एक उम्मीद पैदा करती हैं, एक आशा पैदा करती हैं कि जिस लोकतंत्र का, जिस संविधान का नाम हम लेते हैं, जिस संविधान के दायरे में हम सब आते हैं, उसकी नज़रों में सब बराबर हैं। दोस्तों, सबसे पहले सबसे ज़रूरी खबर आपके सामने रखती हूँ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने हाल के सालों में जिस तरह से कार्रवाइयाँ की हैं, वो ना केवल सोचने पर मजबूर करती हैं, बल्कि हमें टेंशन में भी, हमारे अंदर टेंशन पैदा करती हैं कि किस तरह की पुलिस और किस तरह से काम करती है। और इस मामले में यूपी की पुलिस को ना केवल ज़बरदस्त तरीके से सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने यूपी पुलिस को आगाह भी किया है और उनको उनकी असलियत बताई है। हुआ ये दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में यूपी के मामले को लेकर एक सुनवाई चल रही थी और इसमें जो याचिकाकर्ता है उन्होंने अपने ऊपर एफआईआर रद्द कराने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट में गुजारिश की। दोस्तों, इस मामले में जो सुनवाई कर रही थी वो मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ थी, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ थी कि जो मामले इस शख्स पर लगे थे वो बेसिकली विश्वासघात के थे, आपराधिक धमकी के थे और आपराधिक साजिश के थे, यानी कि एक तरह से सिविल मामला था ये। दोस्तों, इस मामले में जब सुनवाई आगे बढ़ी तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने ये देखा कि बार बार पुलिस द्वारा जो सिविल विवाद है उनको आपराधिक विवाद में बदला जा रहा है। और उसके बाद जो टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने, नाराजगी जाहिर करते हुए जो टिप्पणी की पीठ ने, वो सुनने लायक है। पीठ का कहना था कि कानून के शासन का यूपी में पूर्ण पतन हो चुका है। मतलब कानून का शासन ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। कितनी गंभीर टिप्पणी है। मतलब आप सोचिए, किसी राज्य को लेकर इस तरह की टिप्पणी अगर कर दी जाती जहां पर बीजेपी का शासन नहीं होता, तो इस समय पूरी की पूरी गोदी मीडिया सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर नाच रही होती और उस सरकार में जो मुख्यमंत्री होते उनसे इस्तीफे की मांग कर रही होती। सोचिए उस मुख्यमंत्री के लिए कितनी बड़ी राजनीतिक उनकी एक विफलता है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी पुलिस पर क्या कह रही है कि कानून का शासन का पूर्ण पतन हो चुका है उत्तर प्रदेश में। और तो और दोस्तों, कोर्ट इतना नाराज था उत्तर प्रदेश पुलिस के इस काम से, कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर जो प्रथा चली आ रही है यूपी में, ये बंद नहीं की यूपी पुलिस ने, तो वो राज्य पर जुर्माना लगा देगी। दोस्तों, जो टिप्पणी चीफ जस्टिस ने इस मामले में सुनवाई के दौरान की, वो भी हमें सुननी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, ये गलत है, यूपी में हो क्या रहा है, हर दिन सिविल सूट को क्रिमिनल केस बना दिया जाता है, ये ठीक नहीं है, ये तो कानून के शासन का पूरी तरह से टूटना है। कितने शर्म की बात है। यूपी पुलिस को अपनी इस कारगुजारी पर शर्म आनी चाहिए। और ये कोई पहली बार नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक बुलडोजर मॉडल दिया और उस बुलडोजर मॉडल को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट कई टिप्पणियां कर चुका है, उस पर रोक भी लगा चुका है। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुलेआम अवहेलना होती है। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस बुलडोजर मॉडल की धज्जियां उड़ा दी जिसको बीजेपी वाले योगी आदित्यनाथ की रैलियों में रखकर प्रदर्शित किया करते थे। ये बताता है कि यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की पुलिस पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। एक और मामला आया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कल, जिसको लेकर एक बार फिर से लोगों के बीच उम्मीद जगी। तमिलनाडु में राज्यपाल को लेकर दरअसल काफ़ी शिकायतें आ रही थी दोस्तों। तमिलनाडु में एमके स्टालिन सरकार का ये कहना था सुप्रीम कोर्ट में कि जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो लगातार कैबिनेट के लिए हुए फैसले उन तक जब पहुँचते हैं तो वो फाइलों का हस्ताक्षर नहीं करते हैं। इससे होता क्या है, जो फैसले लिए गए हैं कैबिनेट द्वारा राज्य की भलाई के लिए, वो फैसले लगातार अटके हुए हैं और बार बार फाइल राज्यपाल के पास पहुंचाने के बावजूद भी राज्यपाल उनको एक तरह से रोक कर बैठे हुए हैं। ये तमिलनाडु सरकार का कहना था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों ये मामला गया जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ के पास और उन्होंने
सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के अधिकारों पर बात करते हुए कहा कि राज्यपाल के पास कोई विशेषाधिकार नहीं होता है। आगे कहा गया कि राज्यपाल और उनके मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर अनिवार्य रूप से उनको काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि राज्यपाल सहमति को रोककर पूर्ण वीटो या आंशिक वीटो की अवधारणा को नहीं अपना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने, और आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल, जो कि केंद्र द्वारा एक तरह से अपॉइंट किए जाते हैं, उनको एक तरह से आईना दिखाया है कि आप राज्य सरकार की, कैबिनेट की फैसलों को इस तरह से रोक नहीं सकते। आपके पास कोई विशेषाधिकार नहीं है, आपको कैबिनेट की भेजी हुई सलाह मानी नहीं होगी। दोस्तों, ये जो टकराव है तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार और वहां के राज्यपाल के बीच, ये आज से नहीं चल रहा है। माना ये जा रहा है कि 2020 से ये टकराव लगातार चल रहा है, यानी कि 4-4.5 साल के आसपास का वक्त हो गया है। तब तमिलनाडु इस पूरे मामले में तमिलनाडु की सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दे दिए राज्यपाल को कि आपको कैबिनेट की सलाह माननी ही पड़ेगी। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए टिप्पणी है दोस्तों, क्योंकि केवल हम तमिलनाडु को अगर यहाँ पर अलग कर दे, देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ पर गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, जहाँ की सरकारें विपक्ष की सरकारें हैं, वहाँ राज्यपालों को लेकर या एलजीज को लेकर इस तरह की शिकायतें आती रही हैं। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल 10 साल लगातार एलजी को लेकर शिकायत करते रहे। अंत में सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली का असली बॉस जो है वो वहाँ का चुना हुआ मुख्यमंत्री है। लेकिन बाद में हुआ क्या, सरकार ने उस फैसले को पलट दिया और असली जो बॉस है वो एलजी को फिर से बना दिया। और एलजी को लेकर कितनी शिकायतें रहीं, पूरे चुनाव में यही मुद्दा छाया रहा। इसके अलावा दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जब जगदीप धनखड़ राज्यपाल थे, उनके बीच और ममता बनर्जी के बीच भी एक अजीब तरह का टकराव देखने को मिला था। इसके अलावा भी वो राज्य जहां पर गैर बीजेपी शासित या फिर विपक्ष की सरकारें हैं, वहां इस तरह की शिकायतें राज्यपालों से हाल के सालों में आई हैं कि जो राज्यपाल हैं या तो वो काम में खलल पैदा करते हैं, काम अटकाते हैं, या फिर जो स्मूथ फंक्शनिंग है प्रशासन की, उसमें एक तरह से रोड़ा बनते हैं। इन सभी मामलों के लिए जो तमिलनाडु के मामले को लेकर टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, वो ना केवल महत्वपूर्ण है बल्कि हम सब के लिए एक उम्मीद, एक आशा भी पैदा करती हैं। तमाम विपक्ष की सरकारों ने इसका स्वागत किया है, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि राज्यपाल के पद का राजनीतिकरण जितना पिछले 10 सालों में हुआ, इतना पहले कभी नहीं हुआ। पहले भी होता रहा है राज्यपालों का इस्तेमाल, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ है। अमूमन राज्यपाल की जो पोस्ट होती थी वो माना जाता था कि भाई किसी का रिटायरमेंट है तो आप उनको राज्यपाल बना दो। लेकिन अब राज्यपाल जिस तरह से बयानबाजी देते हैं, राज्यपाल जिस तरह के फैसले लेते हैं, वो ना केवल एक अजीब से टकराव की स्थिति पैदा करता है, बल्कि राज्य में जो चुनी हुई सरकार है उसके लिए एक मुश्किल पैदा करता है। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है दोस्तों, जो टिप्पणी की है, वो अपने आप में उन राज्यपालों के लिए भी एक सबक है जिन पर इस तरह से काम करने के आरोप वहां की राज्य सरकारें लगाती रही हैं। यानी कि आप कह सकते हैं दोस्तों कि दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस ने जो टिप्पणियां की, जो फैसले सुनाए, वो हम सब के लिए एक उम्मीद पैदा करते हैं, एक आशा पैदा करते हैं कि जब राज्य का प्रशासन, चुनी हुई सरकारें, वहां की पुलिस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाएं या फिर ऐसे काम करें जिनको लेकर उनको टोका जा रहा है, रोका जा रहा है, तब दोस्तों जजेस सामने आते हैं, कोर्ट सामने आती हैं और वो ऐसे लोगों को ऐसी टिप्पणियां करके, ऐसे आदेश देकर सही रास्ता दिखाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।